जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि बीए 6th सेमेस्टर की जो आपकी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी की, ठीक है, जो आपकी ज्योग्राफी की सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि आपका जो ज्योग्राफी का बीए का फर्स्ट पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 28 और 29 को, 28 का आपका फर्स्ट पेपर है और 29 को आपका सेकंड पेपर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपका कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है मेरे दोस्तों, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाई डेली इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो क्या है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ को जो है इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो होता है, ठीक है, जैसे कि भारत हो गया अपना, भारत का भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में, उत्तर आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि ये हो गया आपका मैप, ठीक है। मैप में इधर होता है अपना पूरब, ठीक है, पूरब हो गया, इधर हो गया अपना ये हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ठीक है। ये जैसे कि मैप हो गया, ये हो गया पूरब अपना, फिर पूरब के बाद इधर हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता होगा, मैं डेली बताता हूँ ये सारी चीज़ें अगर बताता हूँ तो, ठीक है। ये हो गया, अगर मेरी क्लास आप लोग लेते होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया, ठीक है। अगर ये चीज़ें हो गई तो उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान को कहते हैं, ठीक है। मतलब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान को हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इतना हो गया। जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, आंध्र महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लेकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ़ के रूप में उत्तर भारत, यानी कि उत्तर भारत हो गया, ठीक है, भारत का उत्तर भारत, ठीक है, जैसे कि अपना इंडिया हो गया। तो इंडिया में जैसे कि यहाँ पे मैं इंडिया का नीचे वाला पार्ट बना दूँ, तो ये अपना इंडिया का नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये ऊपर जगह नहीं बच रही, ठीक है। मान लीजिए इंडिया है और हाथ से बना रहा हूँ तो बन नहीं रहा, ठीक है। तो ये मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का ऊपर उत्तर वाला पार्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल, ठीक है। तो उत्तर भारत हो गया, यानी कि पूरा का पूरा उत्तर भारत हो गया यहाँ पे। तो उत्तर भारत मान लीजिए ये पार्ट हो गया, ठीक है। और उत्तर भारत, ये वाला पार्ट उत्तर भारत, उत्तर भारत के बाद हो गया पाकिस्तान, यानी कि इधर ये पाकिस्तान भी मैंने ले लिया है साथ में, ठीक है। ये पाकिस्तान भी ले लिया मैंने साथ में, ये वाला, ठीक है। अलग कलर से मैं ले लूँ जिससे आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये पड़ोसी भैया को ले लिया भी, ठीक है, नालायक, पाकिस्तान को भी ले लिया साथ में। और उसके बाद जो है पाकिस्तान व नेपाल, ठीक है, नेपाल इधर ऊपर, यहाँ पे नेपाल भूटान, इधर ये नेपाल भूटान अगले कलर से ले लेते हैं, ठीक है। इधर का हिस्सा नेपाल ले लिया, और उसके बाद जो है नेपाल पर गिरा देता है, ठीक है। यानी कि जो मैंने बनाया वो पानी लेकर के आकर के अचानक वर्षा और बर्फ़ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है। उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत मैंने बनाया, उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए, ठीक है। रबी की जो फसलें होती हैं आप लोगों को पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट आप लोग बता दीजिएगा कौन कौन सी रबी की फसलें होती हैं। तो रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूँ के लिए यह तूफ़ान अति आवश्यक होते हैं, यानी कि ये जो तूफ़ान होते हैं ये रबी की फसल के लिए अति आवश्यक तूफ़ान होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का भारत में प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है आपका कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में अगर बात करें जनसंख्या विस्फोट की, तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब कि कोई चीज़ बहुत मात्रा में आ रही है ना, विस्फोट हो रहा मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ आवत है ना। अपनी अगर भाषा में बात करी तो कोई चीज़ बहुत ही मात्रा में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ रही है ना। तो विस्फोट कोई चीज़ मात्रा मतलब विस्फोट हो रहा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बात करें तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि किसी चीज़ की मात्रा में मतलब जो जैसे कि अगर हम बात करें अपने सिंपल लैंग्वेज में, तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें जैसे कि यहाँ पे किसी चीज़ की मात्रा में जो है वो जो है मृत्यु दर में, जैसे कि किसी की मृत्यु नहीं हो रही, ठीक है, मृत्यु दर में जो है कमी हो रही है, ठीक है, मतलब मृत्यु दर हो ही नहीं रही, मृत्यु दर में कमी। और यहाँ पे मृत्यु दर में क्या हो रहा है, मृत्यु दर यहाँ पे लिख के मैं बता दूँ आपको, मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में मतलब मृत्यु हो ही नहीं रही है, मृत्यु दर में बहुत कम मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर में कमी। और जन्म दर में मतलब जन्म फटाफट हो रहा है ना, जन्म क्या हो रहा, फटाफट हो रहा। जन्म दर में अधिकता आप लोग बना करके लिख सकते हैं, मृत्यु दर में जो है मृत्यु हो ही नहीं रहा, जन्म क्या हो रहा, फटाफट हो रहा, जन्म क्या हो रहा, फटाफट हो रहा, जन्म दर में अधिकता हो रहा है ना। तो क्या होगा, जनसंख्या क्या होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, है ना। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप लोग मतलब ये तो अपनी लैंग्वेज में हो गया, बाकी आपको लोग लिखेंगे कैसे कि जननांकिकी संक्रमण को द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि जन्म दर में अधिकता और मृत्यु दर में कमी जो है, या ऐसी अवस्था क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट कहलाती है ना शॉर्ट में। बाकी आप लोग लॉन्ग में भी लिख सकते हो कि जननांकिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। उच्च जन्म दर, है ना, जन्म दर क्या हो, उच्च हो एवं घटती मृत्यु दर क्या हो, घटती हो मतलब कम हो, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति हज़ार एवं मृत्यु दर क्या हो, 15 से 20 प्रति हज़ार के बीच होती है। विश्व के अधिकतर विकासशील देश जो है इसी अवस्था में है, मतलब जो विकासशील दो देश होते हैं, जो विकसित होते हैं, वो तो इस अवस्था में नहीं होते। जनसंख्या विस्फोट उनमें जनसंख्या कम ही रहती है बहुत। आप लोग जितने भी जो देश होते हैं जो विकसित होते हैं, उन देशों को आप लोग देखेंगे तो क्या होगा कि जो विकसित देश होते हैं उनमें बहुत जो जनसंख्या होती है बहुत कम ही पाई जाती है। जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग विकासशील देश में हैं, तो हम लोगों की जो देखते हैं ना कि नंबर 1 पर आ गए हम लोग, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से। तो जहाँ चिकित्सा सुविधा के विस्तार में मृत्यु दर में तो कमी आ गई है, परंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्म दर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है। उदाहरण के तौर पे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब आदि इस अवस्था में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 नंबर का कि थार का मरुस्थल के बारे में कुछ आपको बताना है। तो दोस्तों आपको जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनको अगर शॉर्ट में आए तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में भी बता रहा हूँ और लॉन्ग में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में लिख सकते हो, शॉर्ट में आए शॉर्ट में लिख सकते हो, लघुत्तरी आए लघुत्तरी लिख सकते हो, मतलब जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आप अपना आंसर जो है बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो अब थार का मरुस्थल के बारे में क्या लिखोगे आप, तो देखिए ये भारत और पाकिस्तान में लगभग जो है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर विस्तारित है, ठीक है, मतलब फैला हुआ है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। मतलब कितने नंबर का बड़ा मरुस्थल है, तो 17 नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। 17 नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 9 नंबर का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ठीक है। कितने नंबर का, 9 नंबर पे सबसे बड़ा गर्म, अगर हीट की बात करें तो ये 9 नंबर पे आता है, ठीक है। और थार का 85% भाग जो है भारत में आता है, कितना, 85% भाग मतलब ज़्यादा आता है इंडिया में अपने, और 15% भाग जो है वो पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। यानी कि थार का 85% भाग जो है भारत में और 15% भाग जो है 15% भाग पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा अब लांग की बात कर लें तो लांग में जो है अगर आ जाएगा तो लांग में कैसे लिख सकते हो, तो लांग में जो है नाम इसका, अगर नाम थार नाम जो है थुल से लिया गया है, ठीक है। थार नाम जो है थुल से लिया गया है, जो कि इस क्षेत्र में रेत की लकीरों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य शब्द है। और इसकी अवस्थिति जो है, अवस्थिति की बात करें तो यह उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य में, यानी कि राजस्थान राज्य जैसे कि भारत का हो गया, मैंने इंडिया का मैप अभी बताया था, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया ये, और ये अब ये यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए
ये इंडिया हुआ, और यहाँ पे जैसे ये राजस्थान का इलाका हो गया, ठीक है। राजस्थान, ये गुजरात हुआ, ये वाला गुजरात हुआ, और ऊपर राजस्थान, ये वाला राजस्थान का इलाका हो गया, ठीक है। ये राजस्थान का इलाका हो गया। अगर दूसरे कलर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राजस्थान का इलाका हो गया। तो राजस्थान के यहाँ पे मैंने बताया अवस्थिति, मतलब कहाँ पे स्थिति जो है इसकी है, राजस्थान, इसके थार मरुस्थल की। तो यह उत्तर पश्चिमी, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आपको बाकी जगह आप देखते होंगे तो आपको जैसे कि क्वेश्चन आया, आपको आंसर बता दिया गया, ख़त्म। क्वेश्चन आया, आंसर बता दिया गया, ख़त्म, है ना। लेकिन आप जब इस तरीके से मैप के तरीके से पढ़ते हैं तो आप फिर दोबारा फिर भूलेंगे नहीं, मतलब फिर पढ़ो तो फिर इस तरीके से पढ़ो कि आप दोबारा भूलो ना, है ना। अगर भूल ही जाओ तो मतलब क्या पढ़ने का, आगे फिर कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं फिर पढ़ने का, ठीक है। बाकी पढ़ाई तो हर जगह होती है कि नहीं। अवस्थिति आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ मतलब होगा कि यह उत्तर पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में है ना। राजस्थान राज्य में है, कौन से राज्य में है बाबू, राजस्थान राज्य में है, और उत्तर पश्चिम में। अब मैंने बताया था आपको मैप जो है, आपको मैप में बताया था कि कहाँ कौन सा होता है, किधर उत्तर होता है, किधर पश्चिम, है ना। तो उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, ये कलर शायद दिख नहीं रहा है तो लाल कलर ले लेता हूँ। तो उत्तर पश्चिम यानी कि देखिए ऊपर हो गया, ये उत्तर हो गया, और पश्चिम ये वाला पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम यानी कि इस साइड में उत्तर पश्चिम, तो ये देखो ये यही मतलब इधर है उत्तर पश्चिम, है ना। तो ये वाला पूरा तो राजस्थान हो जाएगा, यही भी उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य में, और पूर्वी पाकिस्तान मतलब आपका पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में विस्तृत है। यही चीज़ हो गया है, मतलब पूरा पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत पड़ता है ना, अभी बताया मैंने 15% भाग जो है पाकिस्तान। तो ये पूरा थार मरुस्थल जो है इतने भाग में फैला हुआ है, यानी कि 85% जो है ये आता है अपना, 85% जो है इसमें अपने भारत में, और 15% जो है ये हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो इतना हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, यानी कि अवस्थिति हो गई। सामान्य जानकारी थोड़ी बहुत इसके बारे में हम ले लेते हैं। तो थार रेगिस्तान एक शुष्क क्षेत्र है, मतलब सूखा क्षेत्र है, जो कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसकी सतह पर जो है पवन द्वारा एकत्रित, यानी कि इसे कहते हैं वातोड़ रेत पाई जाती है, जो पिछले 1.8 मिलियन वर्षों में जमा हुई है। कितने, 1.8 मिलियन वर्षों में जमा हुई है, ठीक है। मरुस्थल में तरंगित सतह होती है, कौन सी सतह होती है, तरंगित सतह होती है, जिसमें रेतीले मैदानों पर बंजर पहाड़ियों या बालू के मैदानों द्वारा अलग किए गए उच्च और निम्न रेत के टीले, जिन्हें टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टिब्बा कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख के बता दूँ आपको, यहाँ जिसे कहते हैं टिब्बा, है ना, जिसे टिब्बा कहते हैं, जो आसपास के मैदानों में अचानक वृद्धि करते हैं। टिब्बा गतिशील होते हैं और अलग अलग आकार एवं आकृति ग्रहण करते हैं। बरचन, जिसे बरखान भी कहते हैं, मुख्य रूप से एक दिशा से आने वाली हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार आकार के रेत के टीले सबसे आम प्रकार के बालुका स्तूपों में से। यह आकृति दुनिया भर के रेगिस्तानों में उपस्थित होती है, ठीक है। आसपास का क्षेत्र कौन सा है, तो यह पश्चिम में सिंधु नदी के सिंचित मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कच्छ के रण से घिरा है, ठीक है। इतना आप लोग देख सकते हो। जलवायु फिर कौन सी है, इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि इसकी जलवायु कौन सी है। तो बात करें अगर जलवायु की, तो जलवायु है इसकी उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान की जलवायु संबंधित अक्षांश पर लगातार उच्च दबाव और अवतलन के परिणामस्वरूप निर्मित होती है। आप लोग इसमें से आप लोग जो है बताएंगे कितने लोग जो है ISPCS की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से तो BA वाले ही, मतलब BA के स्टूडेंट्स ही जो है ISPCS की ज़्यादा तैयारी करते हैं, यानी कि UPSC की प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो जलवायु हो गया, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं लवड़ी झील के बारे में, वनस्पति और जीव। और ये आप लोग कहेंगे तो बता दूंगा मैं, लवड़ी झील हो गया, इसके बाद वनस्पति और जीव हो गए, ठीक है। तो अगर आप लोग UPSC की प्रिपरेशन करते होंगे तो मैं ये आप लोगों के लिए है, नहीं तो फिर BA में जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग UPSC की प्रिपरेशन करते होंगे तो फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर आप लोग जो है नहीं करते होंगे तो फिर मैं वीडियो फिर लंबा होगा, फिर आप लोगों को भी बोरिंग भी लगेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग करते हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में उस हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का कि मृदा संरक्षण के उपाय, है ना, मृदा को संरक्षित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए हमको। तो मृदा को देखिए संरक्षित करने के लिए हमको उसको इकट्ठा मतलब बचाने के लिए जो है हमको निम्न उपाय करने के चाहिए। अगर निम्न का मतलब आप लोग अगर मेरी क्लास लेते होंगे तो आपको पता आप चल गया होगा कि निम्न का क्या मतलब होता है ना। तो निम्न का क्या मतलब होता है आप लोग जो है ज़रूर हमको बताना कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले आपका जो पहला पॉइंट है कि पहाड़ी ढालों बंजर भूमि, है ना, भागों तथा बंजर भूभागों तथा नदियों के किनारे उपयोगी वृक्ष लगाने चाहिए हमको, है ना। क्या करना चाहिए, पहाड़ी ढालों बंजर भूभागों तथा नदियों के किनारे हमको उपयोगी वृक्ष लगाए जाने चाहिए। अगला है कि फसलों का हेर फेर किया जाना चाहिए, मतलब फसलों बदल के फसलें हमको लगाई जानी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि हमको मृदा जो है वो संरक्षित की जानी चाहिए, मतलब मृदा जो है संरक्षित की जाए। और ढालू भूमि पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाए, मतलब ढालू भूमि अगर हो तो उस पर हम क्या हो कि सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाए। और तीव्र जल प्रवाह को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी की जाए। अगला पॉइंट है कि तीव्र जल प्रवाह को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी की जाए। ये मृदा संरक्षण के उपाय ही चल रहे हैं अभी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाई जाए, मतलब कि अगर अनकंट्रोलेबल आपका पशुचारण हो रहा है तो उस पर हमको रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण क्या है, ठीक है। तो नगरीकरण जैसा कि आपको आपका वर्ड से ही पता चल रहा है कि नगरीकरण, है ना, मतलब अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो नगर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर जाना ही नगरीकरण कहलाता है। आप लोग लिख सकते हो कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर स्थानांतरण, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर स्थानांतरण ही नगरों की संख्या में वृद्धि, पूर्णतः विद्यमान नगरों की सीमा व जनसंख्या में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में गैर प्राथमिक क्षेत्र के प्रसार तथा विकास की प्रक्रिया सम्मिलित है, ठीक है, नगरीकरण हो गया। अगला है कि 6 नंबर जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने की, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। जलोढ़ मिट्टी उसे कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाई तथा कहीं अन्यत्र जमा की गई हो, मतलब बहते हुए जल द्वारा बहाई कोई मिट्टी, जैसे यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, और ये बहते हुए जल द्वारा बहा करके ले जाई गई हो और कहीं अन्यत्र का मतलब अलग जगह पर जमा कर दी गई हो, ये तो हो गई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यानी ये मिट्टी बहते हुए जल द्वारा जमा की गई हो और कहीं अलग बहते हुए जल द्वारा आई हो और कहीं यहाँ से उठा करके अन्यत्र मतलब अलग जगह पर जमा कर दी गई हो, तो ये हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो बाबू ये हो गई जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी इसकी ट्रिक मैं बता दूं आप लोगों को तो थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। जल ओढ़ है, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, जल प्लस ओढ़, यानी कि जल द्वारा ओढ़ करके ले जाई गई, मतलब जल जो है इसको ओढ़ करके अपने साथ अलग ले जाए, ठीक है। जल इसको ओढ़ा करके अपने साथ, मतलब ओढ़ आप लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में मतलब अपनी लैंग्वेज में जानते होंगे ओढ़ क्या होता है, ओढ़ाना, है ना, मतलब ढक करके अपने साथ जो है ओढ़ा करके दूसरी जगह पर ले जा करके पटक दे, पटक का मतलब ले जा करके वहाँ पे अलग जगह पे डाल दे। तो इसे आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जल जो है मिट्टी को अपने साथ ओढ़ा करके ले जाए और दूसरी जगह पे डाल दे, तो फ्रेंड्स क्या हो कि वो मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी कही जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ओढ़ाना, ओढ़ जो है आप लोग जान गए होंगे कि क्या है, ओढ़ाना क्या होता है, ठीक है, ढकना समझ सकते हो, है ना। अगला है कि क्वेश्चन आपका कि खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। और इसमें जो है ये जो मिट्टी होती है या और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसे कि लांग में आ गया, यह भुरभुरी होती है, मुरमुरी जिसे कह सकते हैं, मुरमुरी अथवा ढीली होती है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बंधकर कोई ठोस सैल नहीं बनाते, मतलब ये जो है कड़ी नहीं होती है। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद तथा मृत्तिका के महीन कण, बालू तथा बजरी की अपेक्षा कण बड़े कण भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो जो खनिज संसाधन होते हैं उनका वर्गीकरण करना है। तो सामान्यतः भूगोल के समस्त खनिज संसाधनों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में हम यहाँ पे बांट सकते हैं, ठीक है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांट सकते हैं। तो फ्रेंड जो 4 प्रकार से बांट सकते हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि किन 4 टाइप में हम इसको बांट सकते हैं खनिजों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि खनिज हो गया, ठीक है, आपका खनिज हो गया,
और खनिज के बाद आपका जो खनिज होता है उसको पहले तो हम 2 टाइप में बांटते हैं। कितने टाइप में? 2 टाइप में। पहला हो गया आपका धात्विक खनिज। कौन सा खनिज? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। और फिर दूसरा हो जाएगा आपका अधात्विक खनिज। ठीक है, यानी कि धात्विक खनिजों में धातु पाई जाएगी और अधात्विक खनिजों में धातु नहीं पाई जाएगी। ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में जैसे कि धात्विक खनिज को अब हम 2 टाइप में बांट देंगे और अधात्विक खनिज को भी 2 टाइप में बांट देंगे। तो धात्विक खनिज को 2 टाइप में बांटेंगे तो हो जाएगा लौहयुक्त, लौहयुक्त खनिज, और एक हो जाएगा अलौहयुक्त। ठीक है, अलौहयुक्त। और अधात्विक में जो हो जाएगा कार्बनिक या ईंधन, कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक, और या इसे कह सकते हैं ईंधन, और इधर हो जाएगा अकार्बनिक। ठीक है, इधर हो जाएगा अकार्बनिक। अब जगह नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, लौहयुक्त, अलौहयुक्त और कार्बनिक का ईंधन हम मुझसे बोल रहे हैं, आप लोग समझ जाएगा। ठीक है, अकार्बनिक, कार्बनिक और या फिर अकार्बनिक। एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक, तो 4 प्रकार से हो जाएंगे। एक लौहयुक्त, एक अलौहयुक्त, ठीक है, एक कार्बनिक या ईंधन, और एक हो जाएगा अकार्बनिक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हो गए। अब इसमें कौन कौन से आते हैं तो इनका आप लोग समझ लीजिएगा इसके एग्जाम्पल। तो लौहयुक्त में जैसे कि जिसमें लोहा होता है, जैसे कि निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है, ये हो गए। और अलौहयुक्त में यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि अलौहयुक्त में कौन से आते हैं। तो अलौहयुक्त में आ जाएंगे आपके सीसा हो गया, जैसे इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है कार्बनिक में आ जाएंगे आपके जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, ये चीज़ें हो गई। तो फ्रेंड्स अधात्विक खनिज के अंतर्गत जो है माइका आ गया, चूना प्रस्तर आ गया। ठीक है, और आपका अभ्रक आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। और बाकी खनिज का संसाधनों का वर्गीकरण मैं आप लोगों को समझा रहा था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर अच्छे से समझ गए हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। बाकी का काम जो है मेरा था, जो मैंने अपना काम कर दिया है, और आप लोग अपना काम जो है करते रहिए। ठीक है, और बाकी आप लोगों को जो भी परेशानी और जो भी प्रॉब्लम आती हो तो आप लोग जो है मुझे बताया करिए। ठीक है, और जो भी किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मुझको पर्सनली आप लोग जो है बता सकते हैं। ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं है, आप लोग पर्सनली मुझे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसकी PDF अगर आप लोग चाहिए हो या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पे या फिर मुझे पर्सनली या फिर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं, और जो है आपको इसके बाद किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है और आप लोगों को किस सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी हो आप लोग बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।